हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लूसेंट के इतिहास का रिवीजन करेंगे और आपको इनमें बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे अपना फोकस रहेगा। आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं लूसेंट का इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द है, हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। हिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेशियाड, निग्रोयड और मंगोलियाड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना प्राचीन इतिहास। पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, धर्म ग्रंथ, दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा, विदेशियों का विवरण और चौथा, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानते हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता
सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र पूछा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखी ऋचाओं को खिल कहा जाता है। नेक्स्ट है चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजा, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। ये पूरा इससे पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि एडी और बीसी का मतलब क्या है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 463 ईस्वी पूर्व उनका मृत्यु हुआ। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ सन ईस्वी सन कहलाया है। इसके लिए संक्षेप में इस लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट है वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र के लिए कितने ऋचाएं? 250 और अग्नि के लिए 200 रचना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट में दिया गया है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद पढ़ते चलिए। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को उदरव्यू कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? अदरव्यू। नेक्स्ट है यजुर्वेद में यज्ञों के लिए नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसमें बलि दान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके लिए इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र
ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। यानी हमारे किस वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, तो अथर्ववेद में। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निवास, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परण्य गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्राय पाश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का भी विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, वेदों में भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्य दिन कान्वय शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय है। कोथुम, राणानीय, जैमिनीय या तलबकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं रौनक और पेपलाद है। नोट में दिया है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। उनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का है पंचविंश। अथर्ववेद का है गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है।
आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इसमें मूलभूत कितने उपनिषद है? तो 13। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मन की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैतरनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी? तो मैतरनी संहिता में। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण संहिता में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें है? तो जाबालोपनिषद में। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक इस मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में बताता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुस्मृति किसके बारे में जानकारी देता है? तो शुंग काल के बारे में, और नारद स्मृति गुप्त काल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है वेदांग और सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति तथा का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट है पुराण। कुछ यहाँ पे बॉक्स में ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको पढ़ लेते हैं। पुराण है संबंधित वंश। तो मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? तो विष्णु पुराण। आंध्र सातवाहन वंश से कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है? तो वायु पुराण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है। इसमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बौद्ध की पूर्ण जन्म की कहानियाँ वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ वर्णित है।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृतियों एवं अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य एवं उनके अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और अर्थशास्त्र का अनुवादक है श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतंगनी है, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। राजतंगनी किसकी पुस्तक है? तो कल्हण की पुस्तक है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला, यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राज्यवेद था। यहाँ पे से यही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। इसी अनुसार इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। दूसरा है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यहाँ से कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका, जो भारत और फारस के बारे में बताता है। फारस किसको कहते हैं? तो ईरान का पुराना नाम फारस है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिकट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये पूछा जाता है, मेगास्थनीज का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकड निकेटर के राजदूत किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त के दरबार में रहते। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में रहता था। इसका विवरण मौर्यकालीन से संबंधित। डायमेकस किसके राजदूत थे? अंत्योकस के राजदूत थे। किसके दरबार में रहते थे? तो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में रहता था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत के भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी। नेक्स्ट है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी। नेक्स्ट चलिए, पेलिपस ऑफ द इरीथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं, यानी इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ये करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर
की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चलिए नेक्स्ट है चीनी लेखक। पहला है फाहियान। चलिए फाहियान के बारे में जानते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपना विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन देता है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत आया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फाहियान किसके दरबार में आए थे? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बस यही क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट है संयुगन। 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन के शासन हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया। वह बिहार एवं नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। आगे है इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज धर्म राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बौद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में है हर्षवर्धन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। नेक्स्ट है अरबी लेखक अल-बरूनी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्मी या खीव जिसको आज तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताबुल ए हिंद तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी भारत इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, क्रिमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियों, मूर्तियों, कला, कानून, मापन तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट लेखक थे इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है। रेहला किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। नेक्स्ट है अन्य लेखक तारकनाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश के यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख गोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तिय अश्वनी के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो खराब है तो स्किप ना करें, आगे भी देखें, फिर आगे सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख भी है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणी पुरास्तर बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, जहां मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा था। पूछा जाता है कि कुत्ते के साथ मानव को कहाँ दफनाया जाता था, बुर्ज होम में। नेक्स्ट है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक के सिक्के पर उसके वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सर्वप्रथम भारतवर्ष के संबंध में बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंपोज, जावा, यवद्वीप से स्थापित है। महत्वपूर्ण अभिलेख और संबंधित शासक देखते हैं। पहला है हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। ये किस शासक से संबंधित है, कलिंग राज खारवेल से। यहाँ से पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, तिथि रहित अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुफा। नेक्स्ट पूछा जाता है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, खारवेल। खारवेल कहाँ के शासक थे, कलिंग के। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। आगे है ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज से। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, मालवा नरेश यशोवर्मन से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित, बंगाल शासक विजयसेन से। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला श्रेणी द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर शैली एवं द्राविड़ शैलियों दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेशनगर शैली कहलाया। यानी उत्तर भारत में जो मंदिर बने वो नागर शैली में बनते हैं और जो दक्षिण में वो द्रविड़ शैली में। इन दोनों का
मिला के जो मंदिर बनते हैं उसे वेसर श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है पंचायतन मंदिर। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन श्रेणी कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से होता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण कंदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, दशावतार मंदिर देवघर यूपी में है, गोंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।